नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। एक क्रांति होती क्या है और ये फ्रांसीसी क्रांति क्या है। जब किसी देश में लोग बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो जाएं, मतलब, और लोगों में कौन लोग असंतुष्ट होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ऊपर वाले लोग असंतुष्ट नहीं होते हैं, नीचे के तबके मतलब मजदूर, किसान। फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि देखिए, क्रांति इसलिए हुई थी क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड दोनों पड़ोसी देश थे। जबकि इंग्लैंड जो है कि अपने औपनिवेशिक क्षेत्र में आगे बढ़ा हुआ था, तो इस कारण फ्रांस भी अपनी औपनिवेशिक कारण में बढ़ा हुआ था। क्यों? दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता बहुत ज़्यादा थी। 1776 में अमेरिकी क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने यहाँ से सैनिकों को भेजा, जिसमें बहुत सारे पैसे खत्म हो गए। उसके बाद भी जब वहां से लोग जीत कर आए, तो उसके बाद भी इंग्लैंड और फ्रांस में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, जिसमें भी बहुत ज्यादा भारी भरकम पैसा खर्च किया गया। और अगर किसी देश में इतने सारे पैसे खत्म होंगे तो उसका भार हमारी जनता पर ही पड़ेगा, उस देश की जनता पर पड़ेगा। फलस्वरूप यही बात फ्रांस पर भी लागू होती थी। बहुत सारे करों को लगा दिया गया, वो भी मजदूरों, किसानों और मध्यम वर्ग के ऊपर लगा दिया गया। लेकिन कर फिर भी वहां की गरीबी मिट नहीं रही थी और लोग बदहाल हो रहे थे। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। किसानों को उनके काम के बदले ज्यादा पैसे भी नहीं दिए जा रहे थे। वहां के लोग बहुत ज्यादा असंतुष्ट हो गए थे, उग्र हो गए थे। और उसके बाद क्रांति होना तो तय था। बहुत लोगों ने, वहां के विद्वानों ने कहा कि अब पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के ऊपर भी टैक्स लगेगा। लेकिन कुलीन और पादरी वर्ग इसे मानने के लिए तैयार कैसे होते? इसको उनके ऊपर तो वहां का शासक लुई 16वां भी नहीं कर पाया। और लुई 16वां बहुत ज्यादा अय्याश था। हर जगह जब वहां पर लोग भूख से मर रहे थे तो वो अपना महल बनवा रहा था, और इसी तरह से बहुत सारी चीजें करके वो अय्याशी कर रहा था। जब किसी देश में जनता मर रही हो और वहां का शासक अय्याशी करे तो कैसा लगेगा? जैसा आपको लगेगा वैसा उनको भी लगा था। ज्यादा हीरो तो नहीं बन रहा हूं ना, ज्यादा हीरो नहीं बनना है यार। जब किसी देश का शासक ही इतनी ज्यादा बुराई करने लगे, इतनी अत्याचार करने लगे, तो वहां के लोग क्या करेंगे? लोगों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का सामना राजा को करना पड़ा। फलस्वरूप राजा ने वहां के एक संवैधानिक राजतंत्र की मांग कर ली, और उसमें स्टेट जनरल इस क्रांति में कुछ विद्वानों का भी हाथ था, जैसे कि जॉन लॉक, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। जॉन लॉक ने फ्रांसीसी क्रांति कारण थे। पहला इंग्लैंड का प्रभाव। लोगों ने देखा कि इंग्लैंड में वहां पर गणतंत्र स्थापित हो गया है और कल कारखाने लग रहे हैं, वहां के लोगों को ज्यादा आज़ादी मिल रही है, तो इसका भी प्रभाव था। और अमेरिका का भी प्रभाव था, क्योंकि अमेरिका 1776 में आज़ाद हो गया। इससे लोगों को पता चल गया कि जब अमेरिका जैसा देश आज़ाद हो सकता है, तो फ्रांस क्यों नहीं इन लोगों से आज़ाद हो सकता है? फ्रांस में क्यों गणतंत्र नहीं आ सकता है? ऐसा वहां के नागरिकों ने सोचना प्रारंभ किया। और विद्वानों में जॉन लॉक ने नैसर्गिक अधिकार, नेचुरल राइट के सिद्धांत को प्रतिपादन किया है। और उन्होंने बताया कि इंसान प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र रहता था, उसे जीने का, संपत्ति रखने का, हर प्रकार का अधिकार मिलना चाहिए। जॉन लॉक ने लोक संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के विचारक और दार्शनिक थे। उन्होंने बताया कि एक सफल सत्ता के संचालन के लिए, जो कि शासन के तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन लोगों को अलग होना चाहिए और ये अपने आप में नियंत्रण और चेक एंड बैलेंस करें, जिससे कि शासन प्रणाली अच्छे से चलेगी। इन दार्शनिकों के ऊपर अमेरिका के विचारकों का भी प्रभाव पड़ा था। अमेरिका के विचारक में उस टाइम वहां पर थॉमस जेफरसन ने 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन लागू किया था, जिससे पता चल गया कि वहां के लोगों को राइट है, मैन और सिटीजन को राइट है कुछ भी करने का। थॉमस पेन, फ्रैंकलिन आदि विचारकों का प्रभाव फ्रांस के बुद्धिजीवियों पर पड़ा। थॉमस पेन, फ्रैंकलिन जैसे विद्वान वहां पर थे, इनका प्रभाव फ्रांस के बुद्धिजीवियों पर पड़ा। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अमेरिकी क्रांति में बहुत सारे फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था, जैसे कि जनरल लफायत। जब ये सैनिक वहां से फ्रांस आए तो उन्होंने यहाँ पर स्वतंत्रता, बंधुता
राष्ट्रवाद और संविधान का शासन जैसे आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास किया। और इसका दूसरा प्रभाव यह है कि अमेरिकी क्रांति में भाग लेने के कारण फ्रांस की वित्तीय स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी। और हमने पहले ही जाना है कि फ्रांस में क्रांति का मूलभूत कारण, तात्कालिक कारण आर्थिक संकट का विस्फोट है। वाल्टियर दरबार, सामंत और पूंजीपति किसी को नहीं बख्शा, लेकिन उसके जो कि निशाने पर सिर्फ चर्च था। उसने पादरियों को बुरा भला बोला और उसने पादरियों के भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों की आलोचना की तथा चर्च को पछता और बदनाम वस्तु कहकर पुकारा, क्योंकि उसका मानना था कि ये पादरी ही जनता को अनैतिक और अंधविश्वासों में उलझा कर रख रहे हैं। यद्यपि वाल्टेयर एक प्रबुद्ध राजतंत्र का समर्थक था, गणतंत्र का समर्थक नहीं था। रूसो अपने काल के विद्वानों में सबसे अलग थे, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से बाकी दार्शनिक सिर्फ वहाँ के शासन व्यवस्था में सुधार करना चाहते थे, कि इसके विपरीत रूसो फ्रांसीसी समाज को एक नए आदर्शों और मान्यताओं पर पुनर्गठित करना चाहता था। रूसो का मानना था कि इस व्यवस्था में चाहे कितने ही पाबंद लगा दिए जाए, कितने ही सुधार कर दिए जाएं, ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकेगी, क्योंकि इसमें मनुष्य के स्वतंत्र होने की संभावना नगण्य है। रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने कहा है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होकर भी सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। रूसो का मानना था कि आदिम काल में इंसान पूरी तरह से स्वतंत्र था, लेकिन चर्च, राज्य और जैसे संस्थाओं ने उस पर विभिन्न प्रकार के बंधन आरोपित कर दिए हैं। इस प्रकार रूसो मानव की स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। हिजोक्रेट्स फ्रांस में विचारकों का एक ऐसा समूह उभर गया था जो कि फ्रांस में फैली आर्थिक अव्यवस्था और उसके विश्लेषण और उसको पूरी तरह से सुव्यवस्थित करने के ऊपर अपना पूरा जोर दे रहे थे। इसमें तुर्गो मिराबो जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इनसे प्रभाव क्या हुआ कि अब फ्रांस में जो कि आंदोलन केवल सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में नहीं रह गया, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी जो कि क्रांति का प्रसार हो गया था। इंसाइक्लोपीडिस्ट इसमें वे विचारक थे जो कि फ्रांस के सबसे ज्यादा विद्वान और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का फ्रांस के श्रेष्ठ और विद्वानों की रचनाओं को संकलित करके आम जनता तक पहुंचाया, और इनका यही काम रहता था। और फ्रांसीसी क्रांति की चरण, फ्रांसीसी क्रांति कितने चरणों में हुई थी इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। फ्रांसीसी क्रांति कुछ चरणों में हुई थी। ये 4 चरणों में हुई थी। पहले चरण को संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है, जिसका समय है 1789 से 1792 में। इस चरण में फ्रांस में राजतंत्र मौजूद था, लेकिन लुईस संविधान बनाकर लुईस 16वें की शक्ति को सीमित कर दिया गया था। इस चरण में संविधान बनाकर लुईस 16वें की शक्ति को सीमित कर दिया गया था। इस चरण में बनने वाली कुछ संस्थाएं जैसे स्टेट जनरल, पहला स्टेट जनरल, दूसरा राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। इस लेजिस्लेटिव के सदस्य 2 समूह में बटे हुए थे। पहला राजा के दाएं बैठने वाले और राजा के बाएं बैठने वाले। दाएं बैठने वाले राजतंत्र के समर्थक थे, जबकि बाएं बैठने वाले गणतंत्र के समर्थक थे। और बाएं बैठने वालों में भी 2 पार्ट था, पहला जिरोंदिस्ट और दूसरा जैकोबियन। जैकोबियन अधिक उग्र था, जबकि जिरोंदिस्ट थोड़ा कम उग्र था। द्वितीय चरण 1792 से 1795, उग्र गणतंत्र का मतलब कि राजतंत्र की समाप्ति। इस चरण में लुईस 16 की हत्या गिलोटिन कर दिया गया था और फ्रांस में गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। इस चरण में फ्रांस की कमान उग्र विचारधाराओं वाले लोगों के हाथ में चल गई थी। यही कारण है कि इसे उग्र गणतंत्रवाद के नाम से जाना जाता है। इस चरण में फ्रांस का नेतृत्व नेशनल कन्वेंशन नामक संस्था के हाथ में आ गई थी। इस चरण में उग्रपंथी विचारधारा वाले लोगों का प्रभुत्व ज्यादा था। यहाँ पर बात उठता है कि नेतृत्व परिवर्तन क्यों हो गया, मतलब कि सत्ता अभी तक उदार थी, संवैधानिक राजतंत्र था, अचानक गणतंत्र क्यों स्थापित कर दिया गया। इसके 2 कारण हैं। क्योंकि जब वहां पर आंदोलन और क्रांतियां हो रही थी तो यूरोप के अन्य देश जहां पर अभी राजतंत्र था, उनके शासकों में भय व्याप्त हो गया कि कहीं यहाँ की जनता भी यहाँ आंदोलन न कर दे और यहाँ भी गणतंत्र स्थापित न कर दे। इसके लिए वहाँ के राजाओं ने इस क्रांति को भंग करने की कोशिश की, फ्रांस की क्रांति को रोकने की कोशिश की, जिसके विरोध में यहाँ पर उग्रवादी विचारधारा वाले लोगों का नेतृत्व करना पड़ा और यहाँ पर एक उग्रवादी गणतंत्र स्थापित हो गया। और इसी दौरान फ्रांस के निम्न वर्गों मतलब कृषक और किसानों को यह लगने लगा कि क्रांति द्वारा किए जा रहे परिवर्तन उनके हित में नहीं है, बल्कि मध्यम वर्ग के हित में है। चरण 1795 से 1799। नगर नाम
तृतीय चरण 1795 से 1799 में, नाम उदार गणतंत्रवाद। इस चरण में पहले की भांति फ्रांस में गणतंत्र था, लेकिन सत्ता कुछ उदारवादी लोगों के हाथ में आ गई थी। इस चरण में फ्रांस का नेतृत्व करने वाली संस्था थी डायरेक्टरी जनरल, डायरेक्टरी व्यवस्था, 5 डायरेक्टरों का एक निकाय। चतुर्थ चरण 1799 से 1804, नाम तानाशाही एवं साम्राज्यवादी चरण। इस चरण में फ्रांस की कमान नेपोलियन के हाथ में आ गई और इसने फ्रांस में तानाशाही स्थापित की और अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को मूर्त रूप दिया। इसने फ्रांस के नेतृत्व को काउंसिल व्यवस्था के अंतर्गत रखा, जिसमें खुद एक काउंसिल था। फ्रांस में अपनी तानाशाही स्थापित करके 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया, और जो कि उसके अंततः पतन का कारण 1815 साबित हुआ।